इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास एक शोध संकलन है। ये कुछ बड़ी वैश्विक प्रवृत्तियों को जोड़ता है, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और समाज। हमारा मिशन है इस शोध से सबसे ज़रूरी जानकारियां निकालना, समझना कि कैसे ये ट्रेंड्स आपस में जुड़े हैं, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, ये सब कैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग कुछ साल पहले तक तो साइंस फिक्शन लगता था, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा और ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। स्रोत बताते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग और ये जो सॉलिड स्टेट बैटरियां हैं, ये अब सिर्फ लैब की चीजें नहीं रहीं। सही कहा, इनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है। भारत का नेशनल क्वांटम मिशन इसी तरफ इशारा करता है। सरकार ने 6000 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा है इसके लिए। हाँ, और लक्ष्य भी काफी बड़ा है, अगले 8 सालों में बहुत पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर बनाने का। लेकिन क्या सिर्फ सरकारी पैसा काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अकेली सरकार काफी नहीं है, जैसे अमेरिका में हमने देखा है। असली सफलता के लिए सरकार और प्राइवेट कंपनियों को मिलकर काम करना होगा। मतलब एक मजबूत पीपीपी मॉडल चाहिए। अच्छा। और साथ ही टैलेंटेड लोगों का एक पूरा इकोसिस्टम भी जरूरी है। ये टेक्नोलॉजीज, चाहे क्वांटम हो या एडवांस्ड बैटरियां, इनका ड्यूअल यूज है। ड्यूअल यूज मतलब सिविलियन और मिलिट्री दोनों कामों में आ सकती हैं। और यही चीज इन्हें जियोपॉलिटिकली इतना जरूरी बना देती है। और बैटरियों का क्या? सॉलिड स्टेट बैटरियां, ये ईवीज के लिए गेम चेंजर मानी जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल। पारंपरिक लिथियम आयन के मुकाबले इनमें करीब 2 गुनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, चार्जिंग कई गुना तेज, और ये ज्यादा सेफ भी हैं। तो कंपनियां लगी होंगी ना बाजार में लाने में, टोयोटा, पैनासोनिक। हाँ, रेस चल रही है। लेकिन देखिए, अभी भी कुछ चुनौतियां हैं। जैसे? एक तो कॉस्ट, ये अभी महंगी है, और दूसरी है टेक्निकल दिक्कतें, जैसे वो डेंड्राइट फॉर्मेशन। डेंड्राइट वो क्या होता है? वो बैटरी के अंदर ना लिथियम के छोटे छोटे कण जमने लगते हैं, जिससे बैटरी की लाइफ कम हो जाती है और सेफ्टी रिस्क भी रहता है। अच्छा, तो ये तो हुई हार्डवेयर की बात। अब जरा एआई की तरफ देखें। स्रोत कहते हैं कि इसमें क्षमता तो बहुत है, पर बायस यानी पूर्वाग्रह भी है। सही। और ये बायस असल में हमारे समाज के पूर्वाग्रहों का ही आईना है। ये एआई को ट्रेनिंग देने वाले डेटा में मौजूद होता है। मतलब जेंडर या रेस को लेकर जो स्टीरियोटाइप्स हैं। बिल्कुल। और जब ऐसा एआई नौकरी देने, पुलिसिंग या मान लीजिए बीमारी का पता लगाने जैसे कामों में इस्तेमाल होता है, तो ये असमानता को और बढ़ा सकता है। तो इसे रोकने के लिए क्या हो रहा है वैश्विक स्तर पर? हाँ, कोशिशें हो रही हैं। यूनेस्को है, यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट है, ये सब मानवाधिकार, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे जोर दे रहे हैं। अच्छा। वो एक रिस्क बेस्ड अप्रोच अपना रहे हैं। मतलब जिस एआई एप्लीकेशन से ज्यादा खतरा, उस पर उतने ही सख्त नियम। और भारत का क्या नजरिया है? भारत का अप्रोच फिलहाल इनोवेशन फर्स्ट जैसा लग रहा है। लक्ष्य बड़ा है, 2035 तक जीडीपी में अच्छा खासा योगदान देना। लेकिन इसमें रिस्क भी है फिर तो। हाँ, रिस्क है। अगर डेटा में जो बायस है, जैसे गांवों और शहरों के डेटा का अंतर, अगर उसे ठीक नहीं किया तो ये समाज में विभाजन को और गहरा कर सकता है। और एक और चीज है, मानवीय जिम्मेदारी का अंतराल। मतलब एआई से गलती हो जाए तो जिम्मेदार कौन, ये एक बड़ा सवाल है अभी भी। तकनीक से थोड़ा हटकर देखें तो जलवायु परिवर्तन, स्रोत बताते हैं कि ये अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा, इसका सीधा असर फूड सिक्योरिटी पर है। बिल्कुल। बढ़ता तापमान, बारिश का बदलता पैटर्न, नए कीड़े मकोड़े, ये सब फसल की पैदावार पर असर डाल रहे हैं। और भारत तो खासतौर पे वल्नरेबल होगा, जहां इतनी खेती बारिश पर निर्भर है। हाँ, बिल्कुल। 2/3 खेती बारिश पर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं है। जैसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, CSA है, ये बदलती जलवायु के हिसाब से खेती करने के तरीके हैं। स्टडीज बताती हैं कि इससे किसानों की आय और मुनाफा दोनों बढ़े हैं। भारत में भी इस पर काम हो रहा है? हाँ, हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर NICRA, NMSA जैसी पहले हैं। कुछ जगहों पर क्लाइमेट रिजिलियंट विलेज भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन फिर वही बात, सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन तकनीकों को छोटे किसानों तक पहुंचाना, उन्हें सिखाना और सामाजिक स्तर पर बदलाव लाना, ये सब भी उतना ही जरूरी है। ये दिखाता है कि टेक इनोवेशन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितने जुड़े हुए हैं। और ये जुड़ाव शायद स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सोशल सेक्टर्स में भी दिख रहा होगा।
निश्चित रूप से। स्वास्थ्य में देखिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ये भारत में मौतों का बड़ा कारण है, करीब 63% मौतें। यहाँ एआई डायग्नोसिस में मदद कर सकता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग में इसने गलतियों को कम किया है। लेकिन डेटा क्वालिटी का इशू होगा भारत में, खासकर जहां रिकॉर्ड हाथ से लेके जाते हैं। हाँ, वो एक चुनौती है, पर एक और दिलचस्प चीज हो रही है। क्या? आयुर्वेद जैसी हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को मॉडर्न साइंस के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिशें, आयुष और आईसीएमआर मिलकर काम कर रहे हैं इस पर। ये तो इंटरेस्टिंग है। और शिक्षा या मेंटल हेल्थ के बारे में क्या? शिक्षा में देखिए, वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग के नए रास्ते खोल सकता है। सोचिए, वर्चुअल लैब में एक्सपेरिमेंट करना या इतिहास की किसी घटना को महसूस करना। वाह, लेकिन महंगा होगा ये सब। हाँ, कॉस्ट एक बड़ी बाधा है और ये डिजिटल डिवाइड को और बढ़ा सकता है। और मेंटल हेल्थ और सोशल मीडिया, ये तो हमेशा चर्चा में रहता है। हाँ, ये एक तरह का पैराडॉक्स है। ये लोगों को जोड़ने, सपोर्ट देने का जरिया बन सकता है, खासकर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए, लेकिन साथ ही ये स्ट्रेस और तुलना का कारण भी बन सकता है। पर एक जरूरी बात जो स्रोत बताते हैं, सोशल मीडिया अक्सर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की जड़ नहीं होता। ये पहले से मौजूद कमजोरियों को बढ़ा देता है, एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो मतलब ये सारे ट्रेंड्स अकेले नहीं हैं, सब आपस में गुंथे हुए हैं। टेक्नोलॉजी को एथिक्स की जरूरत है, क्लाइमेट सॉल्यूशंस को सोशल अडेप्टेशन की। बिल्कुल सही कहा। जो मेन स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव्स उभर रहे हैं वो साफ हैं। डीप टेक के लिए पीपीपी जरूरी हैं। हमें ऐसे नियम चाहिए जो इनोवेशन को भी बढ़ावा दें और सोशल जस्टिस का भी ध्यान रखें। और हमें होलिस्टिक अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज चाहिए जो टेक और सोसाइटी दोनों को साथ लेके चलें। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, स्रोत इशारा करते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई जैसी टेक्नोलॉजीज का ड्यूअल यूज है और इन पर दबदबे के लिए ग्लोबल रेस चल रही है। तो क्या ऐसे एथिकल सेफगार्ड्स, ऐसे नैतिक सुरक्षा उपाय वाकई संभव हैं जो एक ऐसे भविष्य को रोक सकें जहां सिर्फ टेक्नोलॉजिकल बढ़त ही ग्लोबल पावर तय करे और शायद मानवाधिकारों या डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर भारी पड़ जाए? इस पर सोचना जरूरी है।